Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 2026 में जो रीसेंट शिफ्ट्स में करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज who took oath as the 15th Vice President of India and the Chairman of the Rajya Sabha in September 2025? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। सो ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन अगर बात करें सीपी राधाकृष्णन की, सो ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, यानी ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इससे पहले। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें जगदीप धनकर की, तो जगदीप धनकर ही वॉज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HPV vaccine administered to women primarily offers protection against which medical condition? Correct answer will be option number C, that is cervical cancer। तो cervical cancer से प्रोटेक्ट करने के लिए HPV वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसको दिया जाता है टू द फीमेल्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ देयर सेक्सुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is, at the UNFCCC COP30 summit in Brazil, which primary topic did India strongly advocate for? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस एंड क्लाइमेट जस्टिस। तो इस टॉपिक के ऊपर इंडिया ने एम्फेसाइज किया था इन द COP30 समिट जो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के बेलम में ये COP30 समिट हुआ था एंड यहाँ पे इंडिया ने डिमांड किया था क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। ऑल्सो इट वॉज स्टार्टेड ऑन 10th of November 2025 और ये कंक्लूड हुआ था 21st of November 2025 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें COP21 की, तो COP21 पेरिस एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ह्यूमन आईज की जो एबिलिटी है कि वो अपने डिस्टेंस के हिसाब से या ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के हिसाब से अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज पावर अकोमोडेशन। हमारी आईज में सीलियरी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं जो चेंज करती हैं हमारी आई का कर्वेचर। तो कर्वेचर को चेंज करने के लिए सीलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर नॉर्मल आईज, it is roughly up to 4 diopters। Diopters is the unit for measuring power for distant objects। जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये रिलैक्स करती हैं और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। जबकि अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो हमारी सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद करना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। If a machine has a power rating of 10 watt, what does it signify? तो अगर हम बात करें पावर की, तो पावर इज सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम और वर्क डन होता है जूल में और टाइम होता है सेकंड्स में। अगर हमें दिया है कि रेटिंग 10 वॉट है, इसका मतलब 10 जूल काम हो रहा होगा हर सेकंड। सो इसका आंसर हो जाएगा द मशीन परफॉर्म्स 10 जूल ऑफ वर्क पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज three resistors of 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm are connected in parallel. What is the equivalent resistance? तो पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं यानी 6 ohm ऐसे, देन यहाँ पे 4 ohm एंड 12 ohm। तो ये कनेक्टेड है पैरेलल में और हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर फॉर्मूला लगाएं 1/4
प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/r इक्विवेलेंट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12, 4 3s आर 12, यहाँ पे हो जाएगा 3, देन 6 2s आर 12, यहाँ पे हो जाएगा 2, 12 1s आर 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, इट इज 6/12। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 है, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे हम रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर जो हमारा सिस्टम है अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से। जैसे यहाँ पे 4 ओम है, तो आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि 4 ओम से कम ही होगा अगर पैरेलल में है। तो 22 ओम गलत है, 6 ओम भी नहीं होगा, 12 ओम भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, और मैंने सॉल्व भी इसे कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which statement is true regarding the reaction of methane, that is CH4, with the chlorine in sunlight? तो देखिए, सनलाइट में जो क्लोरीन का रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यूवी रेज की प्रेजेंस में होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें CH4 की, अगर ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे हमें एक सॉल्वेंट भी चाहिए होता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सॉरी एच न्यू चाहिए होता है हमें, यहाँ पे एच न्यू यहाँ पे लाइट को दिखाता है, और यहाँ पे हमें मिलता है CH3Cl। फिर हम इसे वापस Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वापस CH2Cl2, इस तरीके से क्लोरीन जुड़ते जाएगा और मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन हैं इसकी जगह 4 क्लोरीन आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, जहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम ये तो देख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो ये रैपिडली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, और CHCl2 या फिर फर्दर मैंने आपको बताया CCl4 तक भी ये फॉर्म कर लेते हैं, क्लोरोमीथेन्स। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज which of the following is not a primary biological function of epithelial tissue? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। देखिए, फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले जाने कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हमारी आउटर स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और अब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। सो देखिए, प्रोटेक्ट द बॉडी बिल्कुल सही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यूज के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जिसमें से इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी हमारे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेशन बाय बॉडी ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स की आउटर कवरिंग में भी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। द लास्ट वन इज सिस्टमैटिक फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो ये तो सिंपली किडनीज का काम है। हमने अपनी और साइंस की वीडियोस में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको MCQs वाली वीडियोस में बताया था। तो यहाँ से भी आप इसे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके डायरेक्ट ये टिक कर सकते थे। तो सिस्टमैटिक फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड ये किडनीज करती हैं, एंड नेफ्रॉन इसका फंक्शनल यूनिट होता है किडनीज का, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं हर एक किडनी में। एपिथेलियल टिश्यूज की बात हुई है तो ये 3 टाइप्स के होते हैं मेजर टाइप। स्क्वैमस एपिथेलियल जो स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो अब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन करते हैं, एंड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज जो म्यूकस या फिर पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर लिविंग सेल्स टेक in oxygen to break down glucose and release ATP is known as। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शंस से ही हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है कि ATP बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे बताया है कि टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है।
सेलुलर रेस्पिरेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। देन फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिस्कस करें तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हमने देखा था इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, इथेनॉल एंड CO2। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेलुलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और ये कन्वर्ट करती है ATP, CO2 और H2O में ग्लूकोज को। Next question. According to Bohr's model, what is the maximum number of electrons that can fit in the L shell? तो बेसिकली अगर हम बात करें कि बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे जो शेल्स थे KLMN शेल्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि L वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ K शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, L शेल में 8, M शेल में 18 एंड जो N शेल है यहाँ पे हम 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है 2n स्क्वायर। सो 2 फर्स्ट शेल देखिए इंटू 1, 1 का स्क्वायर इज 2, देन 2, 2 का स्क्वायर इज 4 तो 8 हो जाएगा, देन 2 थर्ड शेल में 9 2 18, ऐसे आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 8 शेल। तो शेल कैपेसिटी 2n स्क्वायर से होती है, जहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि LMN दे दीजिए नंबर 1 2 3 4, तो ऐसे आप इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। Why does Venus maintain higher surface temperature than Mercury despite being further away from the sun? Correct answer will be option number B, यानी कि Venus has dense CO2 atmosphere trapping heat via an extreme greenhouse effect। तो हमने सोलर सिस्टम वाले वीडियो में भी देखा था कि जो हमारा वीनस होता है इसमें काफ़ी डेंस गैसेस होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है जिसकी वजह से ये हीट को ट्रैप करता है और इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाता है। देयरफॉर वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है और वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ है कि जो वीनस है ये रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये रोटेशन करता है, जबकि बाकी प्लैनेट्स अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, बाकी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। सिर्फ 2 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में जो रेट्रोग्रेड रोटेशन शो करते हैं, एक वीनस है और दूसरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If an object undergoing uniform circular motion, how does its scalar speed and velocity vector behave? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे, टेंजेंट के थ्रू हम डायरेक्शन निकालते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे होगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन ये होगा। तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज बेसिकली डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देयरफॉर जो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो हम यहाँ पे जो बॉडी है वो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन करेगी कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। इससे क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको इसका फॉर्मूला पूछा जाए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, इट इज सिंपली v स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे v वेलोसिटी है और r रेडियस है, यानी सेंटर से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। What physical change accounts for an iron nail turning reddish brown when submerged in a blue copper sulfate solution, that is CuSO4? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए कि डिस्प्लेस्ड कॉपर मेटल डिपॉजिट्स ऑनटू द सरफेस ऑफ द आयरन नेल, क्योंकि कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल बिकॉज आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर, इसलिए जो कॉपर होता है वो डिपॉजिट कर जाता है ऑन द आयरन नेल, इसलिए ये फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। सो अगर हम देखें ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आयरन हैज़ मोर रिएक्टिविटी देन कॉपर, इट कैन ईजिली डिस्प्लेस कॉपर,
क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और हम कह सकते हैं कि ये भी काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन ही है जस्ट फ्रॉम द प्रीवियस शिफ्ट, क्योंकि मैंने आपको लास्ट शिफ्ट में भी बताया था अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये किसी भी मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड प्लेटिनम एंड गोल्ड की बात करें तो ये सीरीज में नीचे आते हैं। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो मैं आपको ट्रिक के साथ बताती हूँ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। तो इतनी रिएक्टिविटी सीरीज तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए केदारनाथ के मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन, ये यहाँ पे रेफरेंस की तरह है। और इसके नीचे पे आ जाएंगे कॉपर, Hg दैट इज मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम ये सारे लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इतनी रिएक्टिविटी सीरीज भी अगर आपको याद हो गई तो आपको काफी अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, if the orbital distance between Earth and the Moon remains fixed, but the Moon's mass doubles, how is the mutual gravitational attraction will be altered? तो अगर हम बात करें फोर्स की बिटवीन एनी टू बॉडीज, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नापा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1m2/r², जहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के। अगर कोई एक मास भी, सपोज एक m1 क्या है, अर्थ है, और m2 मून है, अगर मून का मास 2 टाइम्स हो जाएगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, m1 m2 सेम रहेगा अपॉन r²। तो आप देख सकते हैं कि जो f2 हमारा आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ f, यानी कि प्रीवियस वाले का डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आगे आने वाले शिफ्ट में आपको R का रेफरेंस पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ F1 की वैल्यू लिखनी है इस फोर्स के साथ, देन F2 निकालना है, जहाँ पे आपको जो भी ऑल्टरेशंस हुई होंगी सेम वैल्यूज पुट कर दीजिए और M1 M2 को अलग से एज F1 लिख दीजिए, आपको पूरा यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is, what key electrical property is required for material used in high output heating elements such as nichrome wire? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए कि वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है हाई आउटपुट हीटिंग एलिमेंट्स के लिए, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी चाहिए होती है। रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो हीटिंग होती है इसका फॉर्मूला होता है I²RT, जहाँ पे I होता है इलेक्ट्रिक करंट, R होता है रेजिस्टेंस एंड T होता है यहाँ पे टेम्परेचर। इट हाईली डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा जो मटेरियल है वो उतना ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज, if two bacterial strains exhibit significant geomic, that is DNA sequence divergence beyond standard thresholds, how are they classified? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए कि इनको डिफरेंट स्पीसीज कहेंगे। अगर दो डीएनए का डिफरेंट सीक्वेंस है और उसमें डाइवर्जेंस भी देखा गया है बियॉन्ड द स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड्स, दे आर टर्म एज डिफरेंट स्पीसीज का सिंपल सा ये डेफिनेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक सिमिलैरिटी। अगर जेनेटिक सिमिलैरिटी नहीं होगी तो ये डिफरेंट स्पीसीज ही होंगी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question. Why are natural ecological food chains usually limited to 3 to 4 trophic levels? तो अगर आप देखें कि हमने अपनी साइंस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट 10% लॉ विच वॉज गिवन बाय लिंडमैन। तो मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि जो ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं वो 3 से 4 तक ही चलती हैं बिकॉज ऑफ 10% लॉ। तो देखिए हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, बस क्वेश्चंस ट्विस्टेड फॉर्म में आए हैं, नॉट इन द सेम फॉर्म। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ 10% एनर्जी लॉ,
जहाँ पे इनसफिशिएंट एनर्जी बचती है आफ्टर 4 लेवल्स टू सपोर्ट लाइफ। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको देखना है अभी भी आपकी शिफ्ट बची है, आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप हमारी साइंस की वीडियोस देख सकते हैं। तो 10% लॉ में क्या होता है कि प्लांट कंज्यूम करता है 1% एनर्जी, लेकिन इसके बाद जितनी भी ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं वहाँ पे इस एनर्जी का 10% जाएगा, फिर जो एनर्जी ये ट्रॉपिक लेवल में होगी इसका 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ट्रॉपिक लेवल 3 से 4 तक ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Economic Survey of India is officially presented in Parliament right before the release of which document? तो Economic Survey of India को यूनियन बजट प्रेजेंट करने से पहले रिलीज किया जाता है। So it is basically tabled in the parliament just one day before the union budget. So option B should be the correct answer. और बेसिकली ये सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे प्रिपेयर करता है। सो बेसिकली द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और करंट में निर्मला सीतारमन, शी इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। At which point in its path does a person swinging on a playground swing possesses maximum kinetic energy? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, हमने लास्ट शिफ्ट में ही डिस्कस किया था। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था। आंसर तो उसका बी होगा, पर हम जान देते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे आंसर है एट द लोएस्ट या फिर मीन पोजिशन ऑफ द मोशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेट मी एक्सप्लेन कैसे होगी। तो देखिए, मान लीजिए ये एक स्विंग है, यहाँ पे ये अपनी दो पोजीशंस को अक्वायर करता है। यहाँ पे जो हाइट है दैट इज h1 और यहाँ की हाइट है h2। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट पे डिपेंड करती है mgh। एज यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जब स्विंग रुकेगा और फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सेम गोज फॉर हेयर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो मीन पोजीशन है इसके डिस्टेंस h2 थी, जो सबसे कम है ग्राउंड से। तो जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी ही कम होगी तो इस केस में ही हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि बीच में जब हमारा पेंडुलम या हमारा स्विंग आएगा तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर लॉजिकली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Under what condition is the mechanical advantage MA of a simple machine greater than 1? So basically अगर हम बात करें MA की, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज, इसके दो कंडीशंस होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसके यहाँ पे हम वेलोसिटी रेशियो को भी देखते हैं, जो होता है एफर्ट ऑफ द आर्म अपॉन लोड ऑफ द आर्म। तो अगर हमें पूछा है कि MA ज़्यादा होगा तो इसके लिए MA ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए हमारा जो EA है वो लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि EA अगर बढ़ेगा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा EA यानी कि एफर्ट आर्म की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और लोड आर्म की लेंथ एफर्ट आर्म से कम होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, और यहाँ पे हम वेलोसिटी रेशियो VR निकालते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग लेवर में स्पेशली फॉर अ लेवर EA अपॉन LA निकाला जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एन एटम हैज एन एटॉमिक नंबर 20 एंड कैरीज +2 चार्ज, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आयन? बेसिकली आपको यहाँ पे आयंस के बारे में पता होना चाहिए। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस।
आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कैटायंस जो होते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस में नेगेटिव चार्ज होता है। जो कैटायंस होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। आप कैसे याद कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं कैट हैज़ पॉज। मैंने ऐसे ही अपनी क्लास 9th में इसे याद किया था और तब से मुझे ये याद है। कैट हैज़ पॉज, पॉज मतलब पॉजिटिव, तो कैटायंस पॉजिटिव और एनायंस बचेंगे, दे आर नेगेटिव इन नेचर। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का Ca2 पॉजिटिव मिला है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। कैल्शियम की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2882 होता है। 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कटेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 288 कितने हो गए? 8 8 16 एंड 2 18। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कैल्शियम +2 मीन्स एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी चार्ज में, किसी भी एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और ये सब कैसे पता चलेगा कितने लूज करेंगे कितने गेन करेंगे? बिकॉज ऑफ वैलेंसी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। Why does a traditional incandescent electric bulb emit light when turned on? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ड्यू टू इंटेंस हीट जनरेटेड इन द टंगस्टन फिलामेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो बेसिकली हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों एमिट करता है लाइट। जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कैसे लाइट एमिट करता है? तो बेसिकली यहाँ पे हमारा हीटिंग इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट आता है। जो हमारा टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ हाइस्ट अमंग द प्योर मेटल्स। और जो हमारा बल्ब होता है इसमें आर्गन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस भी प्रेजेंट रहती हैं टू रिड्यूस ऑक्सीडेशन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Option B will be the correct answer. That is due to intense heat generated in the tungsten filament of the electric current. Tungsten highly resistant होता है और emit करता है white lights को। LED bulbs are more energy efficient than the incandescent bulbs. Next question, in a chemical science, what does the term valency signify? ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने लास्ट लेक्चर में भी वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। वैलेंसी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन, लूज या फिर शेयर इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स। तो देखते हैं क्या है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स। ऑप्शन सी विल बी द correct answer for this question. It is determined by the shared gaining and donating of the electrons. So option number C should be the correct answer. For a balanced chemical equation, Zn plus 2HNO3 gas, ZnO3 whole twice plus हाइड्रोजन गैस। तो आप ये भी देख सकते हैं जब एक मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है एंड हाइड्रोजन गैस गिव्स अ पॉप साउंड। What is the sum of the stoichiometric coefficients? देख सकते हैं आप stoichiometric coefficient क्या होता है। जैसे Zn के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? इसका stoichiometric coefficient 1 है। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, उसके आगे 2 लिखा है तो इसका 2 है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 1। देखिए ZnO3 होल ट्वाइस के आगे 1 लिखा है, H2 के आगे भी 1 लिखा है। सम क्या हो गया? 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी द correct answer for this question. Next question. Among the velocity, acceleration, displacement and distance traveled, which physical quantity can never be negative? तो देख सकते हैं आप इसमें कि टू टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती हैं स्केलर और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनका मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट टू पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटीज क्या 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 होती हैं? जैसे हमने बताया था डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, इट कैन बी 0 इफ इट इज एट द रेस्ट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या होती है? बेसिकली टोटल पाथ जो कवर्ड होता है, दैट इज डिस्टेंस। Next question. Aquatic plants whose body structure is not differentiated into roots, stems, or leaves belong to which plant group?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा ये ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को आर नॉट डिफरेंशिएटेड। सो बेसिकली इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है, थैलस बॉडी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडीज। ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड थैलोफाइटा इंक्लूड एल्गे, स्पाइरोगाइरा एंड यूथोरिक्स। जिम्नोस्पर्म्स शो सीड फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिनको हमने डिफाइन किया है। अगर आपसे पूछें कि जिन ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर आते हैं उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। What is the primary function of a synapse in a human nervous system? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। तो दिस इज द वर्क ऑफ द सिनेप्स। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर वाया केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेसिकली अगर आपका शिफ्ट नहीं हुआ है, सो लेट मी टेल यू कि आपको नर्वस सिस्टम के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड फूड चेन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए, 3 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, 3-4 क्वेश्चंस। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कि सिनेप्स का काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। सिनेप्स क्या होता है, बेसिकली एक तरीका का जंक्शन होता है बिटवीन एनी टू न्यूरॉन्स के बीच में। इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस यूजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स. So synapse triggers neurotransmitters release and it basically passes the information. Next question. Which atmospheric particles scatter light more effectively, causing a relay scattering? I have told you in last video only कि relay scattering क्या होती है, क्योंकि हमने वहाँ पे dispersion का क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैंने आपको सेम टाइम पे relay scattering भी बताई थी। So relay scattering of short blue wavelengths and giving sky its blue color. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइन एयर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल गैस पार्टिकल्स। तो स्मॉल गैस पार्टिकल्स के थ्रू जब शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट पास होती है तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली लाइट को स्कैटर करने का काम करती है, और इस फिनोमेना को ही हम रिले स्कैटरिंग कहते हैं। क्या, जब स्मॉल एयर मॉलिक्यूल से जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है, स्पेशली जो ब्लू लाइट होती है, वो इफेक्टिवली स्कैटर करती है, दैट इज कॉल्ड एज रिले स्कैटरिंग। इसी की वजह से जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखता है ड्यूरिंग द डेज। सो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सो स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लेंथ शॉर्ट ब्लू वेवलेंथ मोर देन लॉन्गर रेड वेवलेंथ। तो हमने विबग्योर पढ़ा था, VIBGYOR, जिसमें वेवलेंथ ऐसे होती है कि रेड लाइट की सबसे ज़्यादा, देन ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। What is the general relationship between mass number and atomic number for a chemical element? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। बिफोर दिस हम जाने कि मास नंबर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट आंसर। मास नंबर की बात करें सो इट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। सो बेसिकली हम देख सकते हैं मास नंबर हमेशा बड़ा होगा एटॉमिक नंबर से। फर्स्ट ऑप्शन है ए इज ऑलवेज स्मॉलर देन जेड, तो ये गलत है। तो क्या है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन का केस जो होता है वहाँ पे जो मास नंबर है वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो जाता है। सो बेसिकली अगर बात करें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इज बेसिकली मास नंबर, एंड जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उतना एक्यूरेट नहीं है, जस्ट प्रोटॉन्स आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोव ऑयल एक्ट्स एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जिसे स्मेल करके बता दिया जाए कि ये acidic है या basic है। When added to an unknown solution X and Y, its characteristic smell stays in X but disappears in Y. What are X and Y? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th के olfactory indicators का ये पार्ट है। तो देखिए क्लोव ऑयल जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल रिटेन करता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में वो अपनी स्मेल को शो करेगा। लेकिन बेसिक मीडियम में अगर हम क्लोव ऑयल डाल देंगे तो
लो ऑयल की जो स्मेल है वो डिसअपेयर हो जाएगी यानी गायब हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स एसिड है और बेस हमारा वाई है। तो एक्स इज अ एसिड और y is a base. X is an acid and y is a base. Option B should be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है 1/2 mv² फॉर एन ऑब्जेक्ट 30 kg मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 kg। काफी इजी सा क्वेश्चन है। इवन फॉर्मूला भी हमें दिया है 30 इंटू वी स्क्वायर इज 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 15, 2 इंटू 15, 15 5 ज़ा 75, 75 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 2 7 5 ज़ा 35, 37, 375। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बस इजी सा था, हमें फॉर्मूला पुट करना था और उसमें वैल्यूज डालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary function of an electric fuse wire installed in the domestic circuits? तो इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करे हमारे अप्लाइंसेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को। सो ऑप्शन नंबर ए इसके बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट अप्लाइंसेस एंड वायरिंग बाय ब्रेकिंग द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ये क्या करता है, स्पेशली ये टूट जाता है यानी ब्रेक कर लेता है खुद को। सेल्फ ब्रेकिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है जब ओवरलोड होता है। इस वजह से ये हमारा जो इलेक्ट्रिक जो फ्यूज है इसको जलने से बचाता है। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।